कर्नाटक के बेंगलुरु में 10 साल पहले, आज हम 2025 में, ये बात है 2015 की, एक नामी ग्रामी मल्टीनेशनल कंपनी के बीपीओ में काम करने वाली युवती अपने घर से ऑफिस के लिए निकलती है, लेकिन वह वापस नहीं लौटी। मीडिया में एक केस पहुंचा तो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठे, गुस्सा देखने को मिला। और जब जांच आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि उसके साथ दुष्कर्म किया गया, गलत काम किया और फिर उसके साथ कत्ल कर दिया गया। और कत्ल करने के बाद उसकी बॉडी को नाले में फेंक दिया गया। किसने ये किया, क्यों किया, इसके पीछे की वजह क्या थी? क्या महिलाएं सिर्फ यूज एंड थ्रो की वस्तुएं बन गई हैं, जिनके साथ गलत काम किया और मारकर नाले में फेंक दिया? कलकत्ता का केस आपने देखा, दिल्ली का वाक्य मैंने आपको सुनाया, उज्जैन की घटना सुनाई और अब ये बेंगलोर की घटना। क्या ऐसी घटनाएं होती रहेंगी? क्या इन घटनाओं पे कभी विराम नहीं लगेगा और इन आरोपियों को कठिन से कठिन सजा और मृत्यु दंड की सजा भी दी जाए तो कम है। आज की ये कहानी, आज का ये वाक्य भी कुछ इस तरफ इशारा करता है। इस कहानी के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे क्या था पूरा मामला और क्या थी पूरी कहानी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं प्रदीप स्टोरी और मैं आपका दोस्त प्रदीप। 2025 की घटना मैं आपको सुना रहा हूं और 2025 में हैं हम, और इस कहानी का शुरुआत हम यहां से करते हैं। ये पूरा मामला है, सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको बताऊंगा। दिन होता है 10 जनवरी 2015 का। कर्नाटक का शहर बेंगलुरु है। बेंगलुरु में रहने वाली 20 साल की उमा मूर्ति एक मल्टीनेशनल कंपनी के बीपीओ में काम किया करती थी। उमा की अक्सर नाइट ड्यूटी हुआ करती थी, क्योंकि दिन में वो घर के काम करती और दूसरे काम भी किया करती थी। घर की माली हालत ठीक नहीं थी, इसलिए वो बीपीओ में रात को काम किया करती थी। उमा को रात को 10 बजे ऑफिस पहुंचना होता था, और जब वो 10 बजे ऑफिस पहुंचती थी तो उससे पहले रात को शाम को 8 बजे के आसपास उसे कैब ड्राइवर घर पर लेने के लिए आया करता था। वो हमेशा ऑफिस पहुंचती तो माँ को एक मैसेज करती कि माँ, मैं ऑफिस पहुंच चुकी हूँ। और जब ऑफिस से निकलती तो भी माँ को फोन करती, मैसेज करती कि माँ, मैं ऑफिस से निकल चुकी हूँ। अब इस बार जब वो ऑफिस पहुंची तो पहली बार ऐसा हुआ इतने सालों में कि उमा मूर्ति का मैसेज माँ के पास नहीं आया। अब माँ चिंता करती है, माँ ऑफिस में फोन लगाती है और पूछती है कि उमा ऑफिस में है क्या? तो ऑफिस वालों ने कहा कि उमा तो आज ऑफिस आ ही नहीं है, आज उमा एब्सेंट है। जैसे ही माँ सुनती है, माँ को चिंता हो जाती है कि आज से पहले इतने सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि उमा ऑफिस पहुंची हो और उसने मुझे फोन नहीं किया हो। अब उन्होंने बताया कि ऑफिस का ड्राइवर खुद उमा को लेने के लिए आया था। तो ड्राइवर की लिस्ट निकाली जाती है, ऑफिस वाले ड्राइवर की लिस्ट निकालते हैं तो नाम सामने आता है महेश। महेश वही व्यक्ति है जो माँ को उस रात देने के लिए उसके घर गया था। जब ऑफिस स्टाफ महेश को बुलाता है और उससे पूछता है कि तुम उमा को लेने के लिए आज गए थे तो उमा ऑफिस आई क्यों नहीं, तो ड्राइवर कहता है कि मैं उमा को ऑफिस लेने के लिए गया ही नहीं, मैं तो आज छुट्टी पर था। तो उसने कहा कि फिर कोई दूसरा ड्राइवर गया होगा। उससे पूछा जाता है तो वो कहता है कि मैं आज उन्हें लेने गया ही नहीं, ना ही मैंने उन्हें पिकअप किया, ना ही मैंने ऑफिस छोड़ा, मैं तो आज छुट्टी पर था। अब उमा की माँ ने अपने दामाद को ये बात बताई। उमा की माँ का जो दामाद था वो दूसरे शहर में काम करता था, और जबकि उमा बेंगलुरु में जॉब करती थी। दामाद ने कहा कि उमा को से उसी रात को उसकी बात हुई थी, उसने बताया था कि वो ऑफिस के लिए निकल रही है। अब माँ के सवाल में, उमा के दिमाग में फिर से कुछ सवाल घूमने लगे। जब उमा ऑफिस पहुंची तो माँ ने ऑफिस में फोन किया तो ऑफिस वाले कहते हैं कि उमा आज ऑफिस नहीं आई। और जब ड्राइवर से पूछा जाता है तो ड्राइवर कहता है कि मैं तो आज छुट्टी पर हूँ। और जब दामाद से पूछा गया तो दामाद कहता है कि उमा से मेरी बात हुई थी, वो ऑफिस के लिए निकल चुकी थी। ये 3 सवाल थे। पहला, वो ऑफिस गई पर पहुंची नहीं। दूसरा, ड्राइवर छुट्टी पर था। और तीसरा, उसकी जीजा से उसकी बात हुई थी। अब तीनों इन सवालों के जवाब इस कहानी में हमें खोजने हैं।
अब उमा की जो माँ होती है वो सीधे पुलिस के पास पहुंच जाती है और बताती है कि मेरी बच्ची घर से निकली, ऑफिस के लिए गई और ऑफिस पहुंची नहीं है। अब पुलिस इस मामले को गंभीरता लेती है, क्राइम ब्रांच की भी मदद ली जाती है और तफ्तीश शुरू की जाती है। शुरुआत करने से पहले उमा की कॉल डिटेल निकाली जाती है और लास्ट का जो नंबर निकलता है सीडीआर में, आखिरी बार उमा की जिससे बात हुई थी उस शख्स का नाम होता है गोपाल। अब उमा के ऑफिस के बारे में पूछा जाता है कि भाई ये गोपाल कौन है, तो पता चलता है कि वो ऑफिस का एक ड्राइवर है। उससे कई बार उमा को पिकअप किया था, लेकिन घटने वाले दिन वो भी छुट्टी पर था। अब अगर गोपाल भी छुट्टी पर था तो फिर गोपाल ने उसे पिकअप क्यों किया और गोपाल का आखिरी वाला नंबर क्यों आया? ऑफिस के रिकॉर्ड में तो गोपाल छुट्टी पर था, पर उसने ही उमा को पिकअप किया था। सीडीआर में भी उसका नंबर आया। अब कॉल डिटेल निकाली जाती है तो पता चलता है कि उसने आखिरी बार उमा को कॉल किया था। फिर पुलिस उसका एड्रेस निकालती है। पुलिस ने उसके बेंगलुरु वाले घर पे जाने के बजाय उसकी गांव का प्रॉपर एड्रेस निकाला, क्योंकि पुलिस को ये शक था कि यदि गोपाल इस वारदात के पीछे है तो वो लोकल एड्रेस पे नहीं रहेगा, अपने गांव पहुंच गया होगा, बेंगलुरु से बाहर भाग गया होगा। और वारदात को अंजाम देने के बाद क्योंकि कोई भी व्यक्ति वहां पर रुकता नहीं है, अब पुलिस जब उसके गांव जाती है तो वो गांव में नहीं मिला, क्योंकि उसकी पत्नी गर्भवती थी तो वो मायके में थी। अब पुलिस गोपाल का पता लगाने की कोशिश कर रही थी। दिन 11 जनवरी को पुलिस ने सोचा कि क्यों ना अब वापस से गोपाल के जो बेंगलुरु का एड्रेस है, लोकल एड्रेस है, उस पर जाकर देखा जाए। पुलिस अपनी टीम बनाती है और मुखबिर को भी साथ में लेती है और गोपाल के घर पर पहुंचती है। तो 11 जनवरी के दिन जब गोपाल के घर पहुंचे, दरवाजा खटखटाया तो गोपाल ने ही दरवाजा खोला। अब पुलिस उससे पूछती है कि उमा मूर्ति की कोई खबर नहीं मिल रही है, और गोपाल देखता है कि पुलिस आई है तो कहता है आइए, और वो कहता है कि बताओ उमा कहाँ है? पुलिस सख्ती से पूछती है कि वो कहाँ है, वो 2 दिन से घर पर नहीं आई है, अगर तुमने कुछ किया है तो तुम बता दो, नहीं किया है तो हम अपना है वो कहती गुना कबूल कर लोगे, सरकारी गवाह बन जाओगे तो हम तुम्हारी सजा कम करा देंगे। वो सोचता है, रोता है, उसके बाद कहता है कि शाम को 8 बजे, और इतना ही मैं बता सकता हूँ। और फिर 16 दिसंबर को फिर पुलिस गोपाल को कनकपुरा रोड पर स्थित अंजनापुरा बीडीए लेकआउट के पास लेकर गई। बेंगलुरु के शहर का बाहर का इलाका पड़ता है, और फिर गोपाल ने एक नाली की तरफ इशारा करते हुए बोला कि यहां पर देखिए। वहां से उमा की बॉडी रिकवर होती है। बॉडी को रिकवर करके अस्पताल पहुंचाया जाता है और फिर उमा की मां को पहचान के लिए बुलाया जाता है। उनसे कहते हैं कि पहचानिए, क्या ये आपकी बेटी का ही शव है? माँ जैसे ही शव को देखती है, पहचान लेती है और जोर जोर से रोने लगती है, जोर जोर से चीखती है, पुकारती है, क्योंकि उसकी लड़की उसकी घर का सहारा थी, उसकी आंखों का तारा थी, और कमाने वाली वही थी, क्योंकि उमा के पिताजी तो पहले ही खत्म हो चुके थे। उधर गोपाल ने पुलिस को बताया कि वो उस दिन उमा को लेने के लिए पहुंचा था, और उमा ने कहा कि भैया मुझे पिकअप के लिए हमेशा महेश की ड्यूटी लगती थी, तो गोपाल ने कहा कि आज वो छुट्टी पर है, इसलिए मैं आपको लेने आया हूं। उमा भी गोपाल को पहले से ही जानती थी, क्योंकि गोपाल जो था वो भी कंपनी का ही ड्राइवर था। महेश, गोपाल, कई लोग कंपनी में काम करते थे, इसलिए बिना हिचकिचाहट के वो उसके साथ गाड़ी में बैठ गई। और जैसे ही बीच में उमा को ये रास्ता चल रहा था तो उसको नींद आ जाती है, और हल्की सी जब उसकी झपकी खुली तो उसने पूछा कि भैया मुझे आप कहाँ लेकर आ गए? तो कैब का रास्ता तो ये नहीं है,
तो गोपाल ने कहा कि दीदी एक और पिकअप लेना है, उसे दूसरी जगह जाना है। तो माँ मान गई और सुनसान रास्ते पर गोपाल उस गाड़ी को लेकर चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। और सुनसान इलाके में जाकर गोपाल ने उस गाड़ी को रोका और अपनी जेब से चाकू निकालकर उमा को दिखाया और कहा कि चिल्लाना मत, अगर चिल्लाएंगे तो मैं तुम्हें अभी हाली जान से मार दूंगा। उमा कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर ये हो क्या रहा है। मेरी कंपनी का ड्राइवर है और मेरे साथ ही ऐसी हरकत कर रहा है, अब वो करे तो करे क्या, सुनसान इलाका, वो चुपचाप रहती है। और फिर उमा के साथ वो गलत काम करता है और गलत काम करने के बाद उसके हत्या कर देता है और हत्या करने के बाद उसकी बॉडी को नाले में फेंक देता है। गोपाल वहाँ से घर आता है, नहाता है, अपने कपड़े बदलता है और अपनी वाइफ को अपने ससुराल से मायके छोड़ने के लिए चला जाता है, क्योंकि उसकी वाइफ गर्भवती थी, उसे बच्चा होने वाला था, तो वो उसे मायके छोड़ जाता है। वहाँ से आने के बाद वो बेंगलोर अपने घर पर आ गया और वो सोचने लगा कि पुलिस मुझ तक कभी नहीं पहुँच पाएगी, किसी ने मुझे नहीं देखा। पर कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, कितना भी तेज क्यों ना हो, एक बात भूल जाता है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। आखिरी सीडीआर कॉल ने जो गोपाल ने उमा को किया था, उसके आधार पर पुलिस उस तक पहुंच गई और पुलिस ने उसको पकड़ लिया। गोपाल ऐसी कई वारदातें पहले भी अंजाम को दे चुका था। पुलिस ने जब उसका रिकॉर्ड निकाला तो वो गांव में और अपने पत्नी के ससुराल में भी ऐसी वारदातों को अंजाम दे चुका था। उस पर कई मुकदमे चल रहे थे। पुलिस उसे हिरासत में ले लेती है, चार्जशीट बनाती है, न्यायालय में पेश करती है, वहां से उसे जेल भेज दिया जाता है और अभी भी उस पर कार्रवाई चल रही है। और शायद, और मैं प्रशासन से यही मांग करूंगा कि गोपाल को फांसी की सजा होनी चाहिए, ताकि ऐसे दरिंदों को इस अंजाम की खबर मिले, इस अंजाम का नतीजा क्या होता है उन्हें जानने को मिले। ये थी कहानी बेंगलुरु की उमा मूर्ति की, दीदी बोल के, जिसने उसके साथ रेप कर दिया और आईटी सेक्टर के नियम को ही बदल दिया। क्या हम ऑफिस में काम करने वाले ड्राइवर पर भरोसा नहीं करेंगे? क्या हम अपने सहकर्मियों पर भरोसा नहीं करेंगे? तो भरोसा करेंगे किस पर? जब हमारे साथ के लोग ही हमारे साथ गलत काम कर दें तो हमें सोचना पड़ेगा कि किस पर भरोसा करना है और किस पर भरोसा नहीं करना है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना, किसी की अंतरात्मा को परेशान करना या किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सावधान करना है, सतर्क करना है, जागरूक करना है। उमा बहुत सतर्क थी, जागरूक थी। जब भी ऑफिस पहुंचती माँ को फोन करती, जब भी ऑफिस से निकलती माँ को फोन या मैसेज करती, पर ये उसका आखिरी मैसेज था। और जब उसकी खबर आई तो उसकी मौत की खबर आई। ये घटना बहुत निंदनीय है, बहुत दुखद है। कि मैं जिसकी जितनी बुराई करूं, जितनी कल्पना करूं, जितनी कठोर बुराई करूं, उतनी कम है। ये सोचकर भी दिल घबराता है कि उस लड़की के साथ क्या हुआ होगा और उसे हत्या कर कर, रेप कर कर नाले में फेंक दिया गया। इस कहानी के बारे में आपके क्या राय हैं, क्या विचार हैं, मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। अगली कहानी, अगले वाक्य, अगली वारदात में फिर मुलाकात होगी। मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।